चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ ली थी। अब आज हम राजस्थान की जो मेजर परियोजनाएं हैं वो पढ़ेंगे। इसमें पहली आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पहले थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं इसकी। कब स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई 31 मार्च 1958 को। इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पहले इंदिरा गांधी नहर का नाम क्या था? राजस्थान नहर। राजस्थान नहर था इसका नाम। और इस राजस्थान नहर को गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कहा? मरुगंगा। मरुगंगा, ये तो क्या है? मरुस्थल की गंगा। तो उन्होंने नाम दिया इसको मरुगंगा। अपन ने लूनी को देखा था, उसमें लूनी को क्या कहा था? मरुस्थल की गंगा। दोनों में अंतर है। मरुगंगा आएगा तो इंदिरा गांधी नहर, और मरुस्थल की गंगा तो लूनी। ठीक है। अब राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब हुआ? तो ये हुआ 2 नवंबर 1984 को। इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस नहर का नाम क्या कर दिया? राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर कर दिया। ठीक है। अब इसके निर्माता देख लेते हैं। निर्माता थे इसके कंवर सेन। उद्गम कहां से होता है इसका? तो उद्गम होता है, कल भी देखा था अपन ने, हरिके बैराज। सतलुज और व्यास के संगम पर सतलुज बैराज। कल अपन ने डैम और बैराज में डिफरेंस भी देखा था। बैराज का क्या काम होता है? पानी को डाइवर्ट करना। तो जो ये सतलुज और व्यास है ये किधर चल जाती है? इधर पाकिस्तान में चल जाती है। तो वहां से बैराज से, हरिके बैराज से पानी डाइवर्ट करके राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को सिंचित किया गया। इसके लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई गई। ठीक है, ये लिख लो। इसमें एक और चीज लिख लेना कि पानी कब छोड़ा इसने? पहली बार तो 1961 में। 1961 में पानी छोड़ा गया इसमें। किसके द्वारा छोड़ा गया? राधा कृष्णन के द्वारा। हमारे राष्ट्रपति जो थे राधा कृष्णन, उनके द्वारा पानी छोड़ा गया इसमें। ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उद्घाटन कब हुआ इसका? 31 मार्च 1958 को। किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत ने। पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर था। तो जो गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को क्या दिया? मरुगंगा की संज्ञा। और लूनी को कहते हैं मरुस्थल की गंगा। मरुगंगा किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को। 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान नहर का नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर। निर्माता कौन है इसके? कंवर सेन है। उद्गम कहां से होता है? हरिके बैराज, जो कि सतलुज और व्यास के संगम पर बनी है। एक बार इसको देख लेते हैं अपन, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को कि क्या मामला है, कौन सी पाकिस्तान में आएगी और कौन सी भारत यूज करेगा। भारत और पाकिस्तान, जो भी नदी आती है, सिंधु, कौन सी नदी है? सिंधु। और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब ये सब नदियां कहां से? भारत से होकर ही कहां पे जा रही है? पाकिस्तान में जा रही है। ठीक है। तो जब हम देश आजाद हुआ तो चूंकि
ये सारा पानी भारत होके पाकिस्तान जा रहा है। फिर पाकिस्तान ने डिमांड की कि भाई हमें भी सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिलना चाहिए। तो इसके लिए इनमें आपस में बहस स्टार्ट होगी। तो वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की। किसने की? वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक समझौता हुआ जिसका नाम है सिंधु नदी समझौता, इंडस रिवर ट्रीटी 1960 में। इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय लिया गया कि जो सिंधु, झेलम और चेनाब है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है इन्हें, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इंडस, झेलम, चेनाब ये क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या आएगी? रावी, व्यास और सतलुज। तो ये तो आगे इंडिया के हिस्से में, यानी कि इंडिया इस पर कुछ भी कर सकता है, डैम बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये आगे पाकिस्तान के हिस्से में। लेकिन जम्मू कश्मीर में पेयजल आपूर्ति और एग्रीकल्चर, सिंचाई आदि के लिए इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो आगे पाकिस्तान के हिस्से में और ये आगे इंडिया के हिस्से में। जैसे इंडिया यहाँ पे कोई डैम बनाता है तो पाकिस्तान क्या करता है? ऑब्जेक्शन कि ये किसका उल्लंघन है? सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन है, इसलिए हम यहाँ पर कोई मेजर डैम नहीं बना पाते। सिंधु नदी समझौता के अनुसार हमारे ज्यादातर डैम कौन सी नदियों पे मिलेंगे? रावी, व्यास और सतलुज पे। ठीक है, तो ये है सीन सिंधु और उसकी सहायक नदियों का। समझ में आ गया कि इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जो सिंधु, झेलम और चेनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, और रावी, व्यास, सतलुज का जल कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा। ठीक है, जो ये तीन नदियां हैं, जम्मू कश्मीर को पेयजल आपूर्ति और इरिगेशन के लिए क्या करेंगे? इन नदियों का भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप नौवहन, नेविगेशन तो कर ही सकते हैं क्योंकि उससे पानी की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सीन। समझ में आ गया क्या है सिंधु नदी समझौता, क्यों किया गया, अपन इन्हीं रिवर पर क्यों मेजर डैम बनाते हैं? ये किसके हिस्से में? पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है, उठा दो। अब एक दोआब नहर पढ़ा था कल अपन ने, बिस्त दोआब नहर पढ़ा था। तो ये है सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदियां हैं ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये जो पांच नदियां इनको कहते हैं पंचनद। पांच नदियों का समूह, इनको क्या कहते हैं? पंचनद। अब दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं अपन? दोआब। तो ये है सिंधु सागर दोआब। इसका नाम है छाछ, इसका नाम है रेचना, इसका नाम है बारी, और इसका क्या नाम है? बिस्त। पढ़ा था हमने बिस्त दोआब नहर व्यास और सतलुज के बीच में पढ़ा था। तो बिस्त क्या है? दोआब है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? दोआब। सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर दोआब, झेलम और चेनाब के बीच छाछ दोआब, चेनाब और रावी के बीच रेचना दोआब, रावी और व्यास के बीच बारी, और व्यास और सतलुज के बीच बिस्त। लिख लो इसको, लिखना चाहो तो। आगे सारी कहाँ पे मिलेगी? सिंधु में मिल जाएगी मीठानकोट, एक जगह पड़ती है मीठानकोट, और यहाँ से आगे ये अरब सागर में गिर जाएगी।
ठीक है, लिख लो। तो समझ में आ गया दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है। वापस से लौटते हैं इंदिरा गांधी नहर। अखबारों में आता रहता है ये, पाकिस्तान कहेगा कि भारत क्या कर रहा है, सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन। डाल दे 10 डाले थे। अब हम बाजू में डाले थे, तने डाले बस डाले नहीं वो वाला ब्लू वाला ये मत न डाले, नहीं वो न डाले, वो न डाले। इसमें डाल ये सुबह चला दो। हाँ तो नहीं चला दो। ब्लैक वाला कहाँ डाला ये वाला खराब है। ऊपर से तुम पसंद है तो डाल दो। बस कायदा मुंडा तो काफी जाएंगे, नहीं काम चाहिए। और भाई अटूटी बाबा लाल दो। सर कहते हो इधर कर आज ये कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, कंप्यूटर 10% शेयर में सुझाव हो गए। आदि हो गया यार के मस्त है। देखो तो इंदिरा गांधी नहर कहां से निकल रही थी, हरि के बैराज से। तो 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ है, 2 चरणों में। किसका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फर्स्ट चरण और सेकंड चरण। अब जो पहले चरण में है इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला चरण है टोटल 393 किलोमीटर का। इसमें एक तो बनाई है फीडर नहर। फीडर नहर कितने किलोमीटर की है, 204 किलोमीटर की। कहां से कहां तक भाई, हरि के बैराज से तो उद्गम हो ही रहा है इसका। हरि के बैराज से मसीता वाली, मसीता वाली हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है मसीता वाली, वहां तक बनाई गई है फीडर नहर। हरि के बैराज से कहां तक, मसीता वाली से। अब ये फीडर नहर क्या होती है, फीडर नहर है भाई हरि के बैराज से मसीता वाली लाने के लिए एक लिंक नहर, ऐसे लिंक बनाया गया है, उसे क्या है, फीडर नहर कहते हैं। मतलब इसका पानी यूज में नहीं कर रहे अपन, बस केवल यहाँ से यहाँ तक फ्लो लाने के लिए इसका यूज हो रहा है। ठीक है ना तो सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं, ना किसी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, बस सीधा इसको यहाँ से यहाँ तक पानी लाने के लिए ही इसका यूज। फीड, फीड मतलब भरना, तो यहाँ से यहाँ तक पानी ना लेने के लिए ही क्या किया है, फीडर नहर का। तो कितने किलोमीटर की है फीडर नहर, 204 किलोमीटर की। और इसके बाद है मुख्य नहर, मसीता वाली से लेकर दांतोर, एक जगह पड़ती है बीकानेर में, दांतोर, बीकानेर। ये कितने किलोमीटर की है, 189 किलोमीटर। ठीक है, पहले चरण में 204 किलोमीटर की फीडर नहर बनाई और 189 किलोमीटर की क्या बनाई, मुख्य नहर, मसीता वाली से लेकर दांतोर बीकानेर तक। फीडर नहर हरि के बैराज से लेकर मसीता वाली तक। दूसरा चरण है 256 किलोमीटर का। यह आएगा दांतोर बीकानेर से लेकर मोहनगढ़, जलपट्टी वाला मोहनगढ़, पड़ा था मोहनगढ़ जलपट्टी में, जैसलमेर। कितना का है ये, 256 किलोमीटर का। ठीक है, 2 चरणों में निर्माण हुआ। पहले चरण में 393 किलोमीटर, इसमें 204 किलोमीटर की फीडर नहर और 189 किलोमीटर की मुख्य नहर मसीता वाले से लेकर दांतोर बीकानेर तक। और दूसरे चरण में दांतोर से मोहनगढ़ के बीच में कितने हैं, 256 किलोमीटर। अब आपसे अगर इंदिरा गांधी नहर की टोटल लेंथ पूछे तो 393 प्लस 256, ठीक है, 649 के आसपास आएगा ये।
टोटल नहर। अगर मुख्य नहर की बात करें तो हमें केवल ये वाला पोर्शन ऐड करना है, ठीक है ना। फीडर नहर को हटा देना है। मुख्य नहर, मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी, जोड़ो, 445। समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर इंदिरा गांधी नहर की टोटल लेंथ पूछे तो ये आएगी, और मुख्य नहर की लेंथ पूछे तो ये आएगी, ठीक है। लिख लो इसको। छोटो मोटो काम था। दो तो आवड़ चाहिए तो लाइक करेंगे। ब्लर तो ना हो रहा। नॉर वो खा लो ना मेरी बात। और ये टोटल है 649 है ना। क्या है टोटल लंबाई, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई और मुख्य नहर की लंबाई पूछे तो 445। फीडर नहर की लंबाई हटानी है इसमें। वो करंट समूह गट को बीच में चल भाई साहब। बीकानेर का मस्कट क्या है, जैसलमेर का टोटल की बड़ा पेंजिया फोर कर ये तो मेरा पेज ये सब देख कर लग रहा है। टाइमिंग का बताया लिख लिया ये। अब डायग्राम से समझ लेते हैं इसको।
यहाँ पर पड़ेगा हरि के बैराज, हरि के बैराज कहाँ पर है? पंजाब में। कौन कौन सी नदियों पे है? सतलुज और व्यास के संगम पर। ठीक है, यहाँ पर जगह पड़ेगी मसीता वाली, मसीता वाली, हनुमानगढ़। तो पहले यहां से यहां तक क्या लाए? फीडर नहर कितने की थी? 204 किलोमीटर। ठीक है, यहां से लेकर दांतोर बीकानेर कितनी थी ये? 189 किलोमीटर। तो ये हो गया पहले स्टेज का काम पूरा। ठीक है, अब ये दांतौर से लेकर जैसलमेर का मोहनगढ़, इसकी लंबाई कितनी होगी? 256 किलोमीटर। तो इसका 0 पॉइंट मतलब जहां पर ये खत्म हो रही है वो कौन सा है? मोहनगढ़। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे इसको प्रस्ताव है कि इसको गडरा रोड, गडरा रोड, गडरा रोड जगह है बाड़मेर, वहां तक आगे ले जाने का प्रस्ताव है इसको, ताकि पूरा का पूरा जो रेगिस्तानी वाला इलाका है वो क्या हो जाए? सिंचित हो जाए। अगर टोटल लंबाई देखें हम इसकी तो कितनी है? 649 किलोमीटर। और मुख्य नहर की लंबाई देखें तो कितनी है? 445 किलोमीटर। आगे समझ में बना लो। फोटो नहीं बना ले गए। फोटो तो बनाओ यार। इधर बन जाएगा क्या? इसमें आपके लिए आज एक रजिस्टर लेके आएंगे। नहीं, उससे रजिस्टर से क्यों? नहीं लाना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी चीज हो गया। ये तो बढ़ जाएगा यार, ज्योग्राफी बढ़ाने में तो नहीं बढ़ता ये, पर ये इधर उधर की चीजें बताने में बढ़ जाता है। ये बात नहीं, आप तो बताओ, हम तो कर देंगे adjust। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई? हरि के बैराज से, और 0 पॉइंट क्या हो गया? मोहनगढ़। ये गडरा रोड क्या है? प्रस्तावित। यहां तक बन जाएगी तो फिर 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? गडरा रोड। नोट डाल के यहाँ पे लिख लो टोटल कितनी सिंचाई की कैपेसिटी इसकी? तो 15 लाख हेक्टेयर, 15 लाख हेक्टेयर। इतनी क्या है? क्षमता। लेकिन अभी तक हम कितनी सिंचाई कर पा रहे हैं? मतलब 6.7 लाख हेक्टेयर, यानी कि आधे से भी कम की सिंचाई कर पा रहे हैं अभी। क्षमता तो है 15 लाख हेक्टेयर, लेकिन 6.7 लाख हेक्टेयर तक ही सिंचाई कर पा रहे हैं, यानी कि अभी पूरी क्षमताओं का यूज नहीं कर पाए। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, नई नई नहरें बनानी पड़ेगी, तब जाके इस पूरा क्षमता का यूज हो पाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे
इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर है, कितनी है? 7। एक है चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम। एक है कंवर सेन, जिसने इंदिरा गांधी नहर का क्या है? निर्माण कराया। एक है पन्नालाल बारूपाल, एक है तेजाजी, एक है करणी सिंह, एक है गुरु जाम्बेश्वर, गुरु जाम्बेश्वर, और आखिरी है जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। अब कौन सी कहां तक फैली हुई है वो देखते हैं। चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम आएगी बीकानेर, हनुमानगढ़ और शेखावटी का चूरू और झुंझुनू, झुंझुनू। ठीक है, कहां तक है? चौधरी कुंभाराम, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। तो इंदिरा गांधी की एकमात्र ऐसी ये है जो सर्वाधिक जिलों तक फैली हुई है, सर्वाधिक जिलों तक, सर्वाधिक जिलों तक विस्तृत लिफ्ट। 4 जिलों तक जा रही है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू तक। ठीक है, बीकानेर संभाग पूरा गंगानगर को छोड़ के, और शेखावटी का कौन सा आ जाएगा? झुंझुनू। कंवर सेन की बात करें तो कंवर सेन ने बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर सब में ही आएगा, एक को छोड़ के, 2 को छोड़ के बीकानेर क्या आएगा? सब में आएगा। ये क्या है? पहली, सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ है, इसलिए ये पहली है और सबसे लंबी भी है, सबसे लंबी। ठीक है, सबसे ज्यादा जिलों तक जाने वाली ये है, सबसे ज्यादा तक जिलों तक जाने वाली का मतलब ये समझ लेना भाई, ये सबसे लंबी होगी। सबसे लंबी कौन सी है? कंवर सेन। पहली भी यही है और सबसे लंबी भी यही है। पन्नालाल बारूपाल, ये है बीकानेर और नागौर। तेजाजी ये एक ही जिलों में आएगी, कौन से में? बीकानेर में। करणी सिंह की बात करें तो ये आएगी बीकानेर और जोधपुर में। गुरुजी की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। और ये इसकी बात करें तो ये आएगी जोधपुर और जैसलमेर, यानी कि बीकानेर सब में आएगा, केवल एक को छोड़कर, जय नारायण व्यास को छोड़कर। तो अब मैं पूछूं एक जिले तक ही सीमित कौन सी है लिफ्ट? तेजाजी। ठीक है, पहली और सबसे लंबी कौन सी होगी? कंवर सेन। और कुंभाराम जो सबसे ज्यादा जिलों तक विस्तृत है। ठीक है, नागौर आ गया। नागौर, नागौर के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने? सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, फ्लोराइड वाला एरिया, फ्लोराइड वाला एरिया। तो अगर मैं पूछूं कि विफ्लोराइडकरण परियोजना कौन से लिफ्ट पर चलाई जाएगी, तो बन्नालाल बारूपाल पे। आ गया समझ में? विफ्लोराइड परियोजना किस पे चलाई गई है? पन्नालाल बारूपाल पे। ये कितनी होगी? 7 लिफ्ट होगी। ठीक है, अब इनके कुछ पुराने नाम भी है, जैसे इसका नाम है फलोदी, इसका नाम है पोखरण, इसका नाम है कोलायत, इसका नाम है बांगड़सर, इसका नाम है नोहर, नोहर के नाम से है। ठीक है ना, ये लिख लो, ये पुराने नाम है इसके। बाकी ध्यान क्या रखने? नए नाम भी ध्यान रखने। इसमें ऐड करा देता हूं मैं थोड़ा।
प्रस्तावित, प्रस्तावित कौन कौन सी है प्रस्तावित? तो एक तो है भेरुदान चालानी, भेरुदान चालानी कहां पर है ये? जोधपुर में प्रस्तावित। और दूसरी है रामदेव, ये है जैसलमेर में, और रामदेव कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, ये दोनों प्रस्तावित है। भेरुदान चालानी कहां पर? जैसलमेर में, और रामदेव कहाँ है? जोधपुर में। प्रस्तावित है। बाकी कितनी है ऐसे? 7। सबसे ज्यादा जिलों तक जाने वाली चौधरी कुंभाराम, पहली और सबसे लंबी कवर से विफ्लोराइड परियोजना कहां पर चलाई गई है? पन्नालाल बारोपाल। और केवल एक जिले तक जाने वाली तेजाजी। ठीक है, ठीक है। तो ये 7 लिफ्ट है और ये 2 कैसी है? प्रस्तावित। सबसे ज्यादा जिलों तक चौधरी कुंभाराम, पहली और सबसे लंबी कौन सी है? कवर से। और वी फ्लोराइड परियोजना किस पे चलाई गई है? पन्नालाल बारोपाल पर। क्यों चलाई गई है? क्योंकि नागौर क्या है? मैक्सिमम फ्लोराइड वाला इलाका है। यहाँ पे अपन ने कोबड़ पट्टी पढ़ा था। अजमेर और नागौर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कोबड़ पट्टी। पुराने नाम जय नारायण व्यास का पोखरण है, गुरु जाम्बेश्वर का फलोदी है, करणी सिंह का कोलायत है। क्या है? कोलायत है। तेजाजी का क्या है? बांगड़सर। पन्नालाल बारोपाल का है गजनेर। क्या है? गजनेर। और इसका है बीकानेर लूणकरणसर, बीकानेर लूणकरणसर। और इसका क्या है? नौहर साहवा, नौहर साहवा। ये सब पुराने नाम है। वैसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो नए नामों से ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रांच। शाखाएं, इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। एक है रावतसर, रावतसर कहां पर है ये? हनुमानगढ़। गंगानगर, गंगानगर में कौन कौन सी है? सूरतगढ़ और अनूपगढ़। अनूपगढ़ पहले भी पढ़ा है अपन ने। कहां पे आया था? गग्गर नदी में। गग्गर नदी यहाँ पे समाप्त होती है और ज्यादा पानी आ जाए तो कहां चली जाती है? फोर्ट अब्बास पर। ठीक है, गंगानगर। इसके बाद आता है बीकानेर। बीकानेर में है पूगल, मगरा और बीरसलपुर। बीरसलपुर, बीसलपुर नहीं है, बीरसलपुर। ठीक है, फिर आएगी चारणवाला। चारणवाला जो है 2 जिलों में है, बीकानेर और जैसलमेर। फिर आता है जैसलमेर। जैसलमेर में 2 है, दोनों ही क्या है? फ्रीडम फाइटर। एक तो है शहीद बीरबल, दूसरा है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जिंदा जला दिया था इनको, सागरमल गोपा को। ठीक है ना। 9 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? हनुमानगढ़ में कौन सी है? रावतसर। गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़। बीकानेर में पूगल, मगरा और बीरसलपुर। बीसलपुर नहीं है, ये बीरसलपुर है। बीकानेर और जैसलमेर में चारणवाला, और जैसलमेर में कौन से? दोनों फ्रीडम फाइटर, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। अब इसमें क्या विशेषता है? एक तो ये है
डायरेक्शन देखो आप, ये सब कैसी है, राइट वाली, ये कैसी है, लेफ्ट वाली। तो एकमात्र शाखा जो कि कैसी है, बाईं ओर से आ रही है, बाईं ओर से। ठीक है, दो जिलों तक जाने वाली कौन सी है, चारण वाला। ठीक है, तो ये 9 शाखाएं होगी अपनी, और लिफ्ट कितनी थी, 7। क्वेश्चन में देख लेना, शाखाएं पूछी है आपको कि लिफ्ट पूछी है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। पूछ ले कि निम्न में से कौन सी शाखा नहीं है, कोई एक नाम दूसरा उधर लिफ्ट का दे दे, समझ रहे हो। जैसे मान लो सूरजगढ़, पूगल, चारण वाला ये दे दिया, और एक उधर चौधरी कुंभाराम दे दिया। पूछा निम्न में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो चारण कौन सा आ जाएगा, चौधरी कुंभाराम। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसमें लिख लो, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अपन जब आजाद हुए थे अपने पास पैसे तो थे नहीं, तो इसमें योगदान सपोर्ट किसने किया, सहयोग किसने किया, वर्ल्ड बैंक। अब इतना ज्यादा पानी आ रहा है तो पानी को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक तकनीक काम में आती है, स्काडा तकनीक। स्काडा तकनीक इंदिरा गांधी नहर के पानी को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है ये, स्काडा तकनीक। ठीक है, कौन सी तकनीक से पानी नियंत्रित होता है, तो स्काडा तकनीक से। किसने सहयोग दिया, तो वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो ये लिख लो, आ रहा है ना समझ में। ये सब आगे 9 ब्रांचेज है और 7 लिफ्ट थी, जिसमें से 2 अलग प्रस्तावित थे। हो गया ये? ये तो होगी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए देख लो, पेयजल परियोजना। एक तो है कवर से, दूसरी है राजीव गांधी, और तीसरी है आपनी परियोजना। आपनी परियोजना कंवर सिंह कहां पर है, बीकानेर और गंगानगर में। राजीव गांधी कहां पर है, जोधपुर में। पढ़ा था जब कायलाना झील पढ़ा था आपने, कायलाना झील या फिर प्रताप सर, तब उसमें पढ़ा था। इंदिरा गांधी नहर की राजीव गांधी लिफ्ट से जुड़ने वाली एकमात्र नहर, एकमात्र झील कायलाना झील कहां पर है, जोधपुर में। आपनी परियोजना है चूरू और झुंझुनू में, चूरू और झुंझुनू में। ठीक है, पहले पुराना नाम क्या था इसका, पुराना नाम क्या था, गांधेली साहिबा, गांधेली साहिबा। फंड कौन कर रहा है इसको, सहयोग, सहयोग कौन कर रहा है इसको, जर्मनी। जर्मनी की एक संस्था है KfW, जर्मनी। ठीक है, 3 है कंवर सिंह बीकानेर और गंगानगर में, राजीव गांधी है जोधपुर में, आपनी परियोजना चूरू और झुंझुनू में। पुराना नाम क्या है, गांधेली साहिबा, और सपोर्ट कौन कर रहा है, जर्मनी का KfW संस्था। ठीक है, हो गया, लिख लो इसको।
सबसे ज्यादा नहर है कहाँ, सबसे ज्यादा जो लिफ्ट है वो कहाँ पे है? इंदिरा गांधी नहर में, बीकानेर में। इसलिए बीकानेर में क्या है? लवणता की समस्या, लवणता की समस्या। अब ये लवणता की समस्या कैसे होती है? जैसे ये नहर है, इसका पानी धीरे धीरे रिस कर आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे भूमि कैसी हो जाती है? दलदली। आपने देखा होगा नहरी क्षेत्र में सफेदे के पौधे लगते हैं, यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस। तो पूछ ले कि सबसे ज्यादा लवणता की समस्या कहाँ है, तो बीकानेर में। ठीक है, अब मैं इसके बेनिफिट बताऊं, अब पूछूं फायदे। इंदिरा गांधी नहर से क्या क्या फायदे हुए तो बताओ, क्या क्या फायदे हुए? पेयजल, पेयजल, सिंचाई, सिंचाई, वाटर लेवल, वाटर लेवल, मरुस्थलीकरण को रोकना, शाबाश, मरुस्थलीकरण, चारागाह वगैरह। पानी का सदुपयोग, चारागाह बने तो क्या, पशु संपदा। अब इनसे सिंचाई के कारण क्या हुआ? खेती का विकास। ये क्या है? आर्थिक विकास में उपयोगी। सिंचाई भी होगी और पशुओं से इनकम भी होगी, तो आर्थिक विकास। अब आसपास हरियाली होगी तो जैव विविधता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गए फायदे। नुकसान क्या है? लवणीयता की समस्या, लवणीयता और सेम की समस्या। आगे पढ़ेंगे जब अपन सोइल पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, तो उसमें आएगी दोनों, लवणीयता और सेम की समस्या। और दूसरे क्या है? मरुस्थलीकरण कम हो रहा है, तो मरुस्थल से संबंधित जैसे जो भी मरुस्थल में जीव जंतु पाए जाएंगे, जो हैबिचुअल है मरुस्थल के, तो उनकी संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी, मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी। ये हो गया आरएस मेंस का 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है।